हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर पे हमने चुंबक क्षण चुंबक के गुणधर्म देख लिए थे और इसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से एक क्षण चुंबक की चुंबकीय ध्रुव प्राबल्यता और उसकी लंबाइयाँ चेंज होती हैं। आज हम सिंपल डाइपोल मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जैसे अपन एक चुंबक को मान लीजिए किसी भी अवस्था से कटपिट कर रहे हैं, बीच में से काट दी, लंबाई के अनुदिश काट दी, तो उससे एक्चुअल में होगा क्या, उसका जो स्मॉल एम जब परिवर्तित होगा या एल परिवर्तित होगी तो जो उसके कैपिटल एम की वैल्यू है, कैपिटल एम मतलब चुंबकीय आघूर्ण, उसमें भी ओवरऑल कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो यही सब केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले सिचुएशन समझना कि अपने पास ये एक मैग्नेट है और इसके ये ध्रुव एम है, ये वाला ध्रुव एस है। मान लीजिए अगर हमने इसको इस टाइप से कट कर दिया, इस कटिंग को क्या बोलेंगे, लंबाई के अनुदिश कटिंग। लंबाई के अनुदिश कैसे काटा, तो पहले यदि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है तो अब एक टुकड़े का एम डैश क्या हो जाएगा। तो देखिए जब आपने इसको कट किया होगा तो लास्ट टाइम पे हमने समझा था कि इस केस में जो कटिंग होती है उससे चुंबकीय ध्रुव छोटे हो गए, यानी इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आधा आधा डिवाइड हो गया। तो इनकी दोनों की जो एक टुकड़े की ध्रुव प्राबल्यता बन रही होगी, टुकड़े की ध्रुव प्राबल्यता ये बन रही होगी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2। अब ये यदि स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 हो गई तो एक पीस का एम डैश कितना हो गया। देखिए लंबाई में कोई चेंजेज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब एम डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, प्राबल्यता चेंज होकर एम बाई 2 हो गई, लेकिन लंबाई स्मॉल एम रही है तो एम इंटू एल की वैल्यू, ये कैपिटल एम की पहले वाले के इक्वल बन गई और वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2। तो ये अपने इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लीजिए अपने को ये सिचुएशन दे रखी है कि अपने पास एक बार मैग्नेट है और इस बार हमने क्या किया, इसके 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन टुकड़े कैसे किए हैं आपने, ऐसे लंबाई के लंबवत यूं पीस किए हैं। अब जब लंबाई के लंबवत हमने टुकड़े किए होंगे तो क्या इसकी ध्रुव प्राबल्यता चेंज हुई होगी क्या, इनके ध्रुवों की जो सामर्थ्य हैं, प्राबल्यताएं हैं, स्ट्रेंथ है, वो चेंज हुई होगी क्या, नहीं, क्योंकि ध्रुव तो अभी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाले हैं। तो इस केस में जो ये एक छोटा टुकड़ा बन रहा होगा, ये पहले इसका कैपिटल एम कितना रहा होगा, स्मॉल एम ध्रुव प्राबल्यता रही होगी, एल इसकी लेंथ रही होगी। जब आपने इसको ऐसे कट कर दिया तो अब देखिए ये जो छोटी चुंबक बन गई, ये वाला पीस, प्राबल्यता तो अब भी कितनी है, स्मॉल एम है, लेकिन ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई, एल बाई 3 हो गई। तो एक टुकड़े का जो चुंबकीय आघूर्ण एम डैश है वो कितना बन जाएगा, स्मॉल एम इंटू लेंथ एल बाई 3। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई, पुराने वाले के पदों में कैपिटल एम बाई 3 बन गई। ऐसे ही सेम कंडीशन ये देखना, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को ऐसे दे रखा है कि अपने पास एक बार मैग्नेट है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है। अब हमने क्या किया, इसको एल शेप में घुमा दिया। एल शेप में घुमाने का मतलब कि ऐसे मोड़ दी गई, यूं मोड़ दी। ये वाला जैसे लेट से जो की पोल एस हो गया या कोई सा भी जो पोल है ये एल रह जाएगा, ये एस रह जाएगा। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आ रहा होगा, तो मैं यदि ये मानता हूं कि ध्रुव प्राबल्यता पहले स्मॉल एम रही होगी और इसकी जो चुंबकीय लंबाई अपने को पहले मिल रही होगी वो कितनी रही होगी, स्मॉल एल रही होगी। तो पहले इतना चुंबकीय आघूर्ण है इसका
पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m इंटू कैपिटल M हो जाएगी। ये देखिए पहले कैपिटल M की वैल्यू कितनी, स्मॉल m इंटू लैम्प L। अब जब हमने इसको इस टाइप की शेप में घुमा दिया तो लेफ्ट से ध्रुव की चुंबकीय आघूर्ण m डैश हो गया। और इस m डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखिए ये वाली लेंथ अपने को बीच वाली निकालनी है। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ध्रुव प्राबल्यता गुणा चुंबकीय लंबाई। तो लंबाई हमेशा m और s के बीच की ली जानी है। तो जब आप m और s ध्रुव के बीच की लंबाई देखोगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई L/2, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई L/2, क्योंकि पहले चुंबक L लंबाई की थी। तो जब इस शेप में टर्न कर दिया तो ये कंडीशन बन रही होगी। तो m डैश कितना, देखिए क्या वैल्यू बन गई, क्या प्राबल्यता चेंज हुई क्या, नहीं, केवल अपन ने घुमाया ही है, ध्रुवों को चेंज नहीं किया। लेकिन जो ये लेंथ बन गई ये √2 टाइम बन जाएगी प्रीवियस लेंथ L/2 की। तो वैल्यू लंबाई कितनी आ गई L/2। तो पहले के कंपैरिजन में अब जो चुंबकीय आघूर्ण हो गया वो m/√2 हो गया। ऐसे ही सपोज करना हमने इस चुंबक को इस टाइप के एंगल में बेंड कर दिया, ये यूं 60 डिग्री के कोण पर मोड़ दी गई, ऐसे बेंडिंग दी गई। ये m, ये s हो गया और ये 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अब इस केस में अपने को जो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या मिल रहा होगा, तो देखना जब हमने ऐसे 60 डिग्री के एंगल में मोड़ा है, ये वाली लंबाई कितनी हो गई L/2, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी L/2। अब जो इनका चुंबकीय आघूर्ण बन रहा होगा वो इस लंबाई पर निर्भर करते हुए आएगा। क्लियर है ये चीज, ये वाली जो लेंथ है ये अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब ये लेंथ फाइंड आउट हो कैसे, देखना आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अपने पास ये तो वेक्टर है, जैसे ये एक L/2 लंबाई का है, ये भी एक L/2 लंबाई का है, ये 60 डिग्री के कोण पर कार्य करते हैं। तो ये जैसे एक मान लीजिए चतुर्भुज बन गया, उसमें मेरे को ये वाली लंबाई जाननी है ना, ये लेंथ। तो याद कीजिए थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो ये जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर की लंबाई आ रही होगी वही एक्चुअल में वो लंबाई होगी। तो इस लंबाई L डैश की वैल्यू अपने को देखना ऐसे मिल रही होगी √L²/4 प्लस L²/4 माइनस 2L²/4 इंटू cos 60 डिग्री। क्या वो चीज समझ में आ रही है? अपन इसके लंबाई का मान पता लगाने के लिए जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है वेक्टर रिजल्टेंट वो हमने काम में ले लिया, क्योंकि हमें पता है ये वाला सदिश तो बनता है। अगर सदिश फॉर्मेट में बात करें तो ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर वैल्यू बनती है और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मान आएगा a² + b² माइनस 2ab cos θ। cos 60 की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगी 1/2। ये वाला रिजल्ट कैंसिल, L² से L² हो गया, क्या वैल्यू बच गई L/2 वैल्यू। यानी ये वाली जो भुजा है ये L/2 की बन रही होगी। अब ये अपन ने वेरीफाई करके देख लिया कि 60 डिग्री के कोण पर, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा होगा ना ये समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। आप डायरेक्ट ऐसे पता लगा सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर आ रही हैं और बीच का कोण यदि 60 डिग्री है ना, तो ये कंडीशन हो गई है ये वाले दोनों एंगल बराबर, इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर, इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर, है ना। तो तीनों कोण इक्वल वैल्यू वाले आ गए हैं। ये 60 हो गया तो ये दोनों कोण कितने के बचेंगे 120 के, और 120 के अगर बराबर कोण बचेंगे तो 60 डिग्री के दोनों एंगल हो गए, और 60 डिग्री का मतलब हो गया तीनों कोण इक्वल है, तो तीनों भुजाएं भी इक्वल, तो वैल्यू L/2 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो m डैश की वैल्यू कितनी, अब चुंबकीय आघूर्ण कितना, क्या प्राबल्यता में कोई चेंजेज आया क्या, प्राबल्यता में कोई चेंजेज नहीं आया, स्मॉल m बचा होगा, प्रभावी
लंबाई कितनी बच गई L/2। तो ये वाला जो डेटा है ये एक्चुअल में कैपिटल M बन गया और डिवीजन में वैल्यू मिल जाएगी अपने को 2। तो m डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू अपने को ओवरऑल मिल जाएगी। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखना। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये M है, ये S है और इसका चुंबकीय आघूर्ण अपने को दे रखा है, चुंबकीय आघूर्ण ये कैपिटल M है। ऑब्वियसली कैपिटल M की जो वैल्यू आ रही होगी ये अगर हम प्राबल्यता को स्मॉल m मानते हैं और बीच की लंबाई को L मानते हैं तो ये आ रही है। ये हमने पहले मतलब कैलकुलेशन करके इसको रख लिया कि अगर आगे अगर काम में आएगा तो हमने यूज में ले लिया। आपने क्या किया, इस मैग्नेट को अर्ध वर्ताकार लंबाई में घुमा दिया, ये अर्ध वर्ताकार लंबाई में। अब देखिए ये M बन गया, ये S बन गया। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि अब इस स्थिति में जो M डैश बन रहा होगा उसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, M डैश की वैल्यू अब कितनी रही होगी। तो M डैश कैसे निकालोगे, प्राबल्यता चेंज हुई क्या, देखिए ऐसे घुमाने से प्राबल्यता सामर्थ्य चेंज नहीं होता। सामर्थ्य अपने को पता है एरिया क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल चलता है। तो जब तक उस चुंबकीय ध्रुव के क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंजेज नहीं आएगा, आप इसको कट नहीं करोगे, छोटी नहीं करोगे, तब तक कोई चेंजेज नहीं होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसकी प्राबल्यता कितनी है, स्मॉल m है। और अब जो प्रभावी लंबाई बचेगी वो ये वाली बच रही होगी। तो ये एक्चुअल में क्या हो गई, 2 इंटू रेडियस r हो गई। तो ओवरऑल वैल्यू मिल गई m इंटू 2 रेडियस r, ठीक है। अब मेरे को रेडियस r की वैल्यू एक्चुअल में पता नहीं है, पर ये कंफर्म है कि ये जो लंबाई बनी हुई है ये l लंबाई बनी हुई है। अपने को पहले इसकी लंबाई जो नहीं होगी उसके पदों में आप इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये अर्धवर्त की जो परिधि बनी हुई है l, ये किसके इक्वल हो गई, पाई r के इक्वल हो गई। तो यहाँ से अपन ने जब रेडियस की वैल्यू निकाली तो ये l डिवाइडेड बाई पाई वैल्यू मिल गई, ये अपने को रेडियस मिल जाएगी। तो m डैश कितना, m डैश की वैल्यू हो गई स्मॉल m इंटू 2, रेडियस की वैल्यू हो गई l डिवाइडेड बाई पाई। तो m डैश कितना, अब इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण कितना, ये देखिए स्मॉल m इंटू l जो लंबाई है ये पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो गई। तो पहले वाला चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M था और उसके मल्टीपल में ये 2 डिवाइडेड बाई पाई वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगी। यानी कुल मिला के पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का 2 डिवाइडेड बाई पाई वैल्यू एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू और बन जाएगी। तो पहले अगर इसमें कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण है, अब नई स्थिति में कितना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन और करके देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि अपने पास ये कोई बार मैग्नेट है ना, ऐसे ये बार मैग्नेट बनी हुई है, ये इसका M ध्रुव बना हुआ है, ये इसका S ध्रुव बना हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके 4 टुकड़े को ऐसे कर दिए है ना, 3 कट मारोगे तो ओवरऑल 4 पीस हो जाएंगे और ऐसे ही 3 कट इधर से लगा दिए, ये 3 कट इधर से लगा दिए। तो एक ये जो छोटे वाला टुकड़ा है, यदि पहले इसका चुंबकीय आघूर्ण, यदि पहले चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है तो अब M डैश बराबर कितना होता है, तो अब चुंबकीय आघूर्ण चेंज हो जाएगा इसका एक छोटे से पीस का। देखिए जब आपने S से कट किए होंगे, अगर मैं पहले इस पूरे चुंबकीय ध्रुव की प्राबल्यता को स्मॉल m कंसीडर करता हूं, तो जब ऐसे कटिंग हुई होगी तो ये छोटे छोटे 4 हिस्सों में विभक्त हो गई, तो क्या m की वैल्यू में कोई चेंजेज आएगा क्या, स्मॉल m प्राबल्यता बदलेगी क्या, बिल्कुल बदलेगी। क्यों, क्योंकि अब एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू चेंज हो गई।
तो यहाँ पे देखिए ये जो ध्रुव बनेगा इसकी ध्रुव प्राबल्यता कितनी बन जाएगी, m/4 बन जाएगी। इस ध्रुव के हमने कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए टोटल, तो m की वैल्यू m/4 हो गई। अच्छा पहले यदि ये लेंथ l रही हो तो ये वाला टुकड़ा कितना बन गया, l/4 बन गया। तो अब ये छोटा जो पीस अपने को मिल रहा होगा इसका m डैश कितना, प्राबल्यता हो गई m/4 और लंबाई हो जाएगी l/4। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बन गई, कैपिटल M/16। अब बेटा ऐसे ही ध्यान रखें कि अगर हमने दोनों तरफ से इक्वल विभाजन करते हुए, है ना, लंबाई के अनुदिश व लंबवत काटते हुए स्मॉल m टुकड़े कर दिए तो जो कुल आघूर्ण हो जाएगा वो m/स्मॉल m हो जाएगा। देखिए आपने तो वैसे ये दोनों तरफ से कटिंग की होगी ना, तो टोटल टुकड़े 16 हो गए इसके। कैसे हो गए 16, जरा सा देखना। ये अपने पास ऐसे तो मैग्नेट रही होगी, घन के शेप में रही होगी, आपने 4 टुकड़े यूं कर दिए 1 2 3, तो ये ऐसे सोच के देखिए ये पीस बन गए। अब इसके 3 पीस यूं कर दो, है ना, तो 4 टुकड़े, मतलब ये जो एक टुकड़ा हुआ था ना इसके फिर से 4 टुकड़े हो गए, तो टोटल पीस कितने हो गए, 16 पीस हो गए। तो यहाँ पे मैंने n टुकड़े कर दिए दोनों तरफ से काटते हुए, लंबाई के अनुदिश काट दिया और लंबाई के लंबवत काट दिया। ऐसे कट करके अगर हमने n टुकड़े बनाए हैं तो चुंबकीय आघूर्ण पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, कैपिटल M/स्मॉल m वाला हो जाएगा। तो अब तक देखिए हमने ये समझ लिया कि जो अपने चुंबक है वो किस टाइप से काम करती है, उसकी प्राबल्यता स्मॉल m आती है, चुंबकीय आघूर्ण किस टाइप से आता है। एक लास्ट टाइम पर अपन थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बात करते हुए रह गए थे, वो था आपने जो प्राकृतिक चुंबक होती है वो कैसे बनी होती है। देखिए अपन चुंबक के टाइप से देख लेते हैं, हमने चुंबक की परिभाषा देखी थी। अब जैसे मैं बात करूं चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, तो बेटा ये 2 टाइप की हो गई। एक तो हो गई अपने पास जो प्राकृतिक चुंबक है वो प्राकृतिक चुंबक, और एक ये बनती है कृत्रिम, या फिर इसको हम कह सकते हैं विद्युत चुंबक। टेम्परेरी मैग्नेट। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या होगा कि जैसे हम ये जानते हैं कि किसी भी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली क्या करती है, अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेती है। और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने का मतलब है कि वहां पर एक चुंबकीय ध्रुव बन गया होगा, एक N पोल बन गया होगा, एक S पोल बन गया होगा। लेकिन ये जो चुंबकीय ध्रुव बना है ये बना कैसा है, टेम्परेरी बना है। टेम्परेरी इन द सेंस कि जब तक आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे तब तक तो ये मैग्नेट बनी रहेगी, और जैसे ही आपने धारा प्रवाह को बंद कर दिया ये मैग्नेट बंद हो जाएगी। तो इस वजह से इसको टेम्परेरी या विद्युत चुंबक बोलते हैं। ये विद्युत की हेल्प से बनाई जाती है। जो प्राकृतिक चुंबक है ना, ये जो लोहे का अयस्क आता है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, उससे बनी हुई होती है ना। मैग्नेटाइट ये फॉर्मूला होता है इसका Fe3O4, इसको फेरोफेरी मैग्नेट बोलते हैं, है ना, फेरोफेरी ऑक्साइड। तो जो Fe3O4 अयस्क है उस ये अयस्क क्या है, काफी लंबे समय से पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है उसके अंदर रखा हुआ है। अभी अगर अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों बन रहा होता है, पृथ्वी भी अपने जो मैग्नेट पोल्स हैं उनकी भांति व्यवहार दर्शाती है, तो क्यों दर्शाती है ये तो अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मैग्नेटाइट मटेरियल है ये काफ़ी लंबे समय से चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इस वजह से इसमें भी क्या हुआ कि चुंबकीय गुण जनरेट होने लग गए, और ये क्या करने लग गया, जो लोहा है दूसरा उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसमें प्रॉपर्टी आ गई, है ना। तो ये किसकी बनी हुई है, ये लोहे के एस मैग्नेटाइट की बनी हुई है। और एक जो कृत्रिम चुंबक होती है ये हम जैसे खुद भी बना सकते हैं इसी मटेरियल से। देखिए एक तो कृत्रिम चुंबक विद्युत चुंबक बनती है, और एक अपने पास मटेरियल होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट मिश्र धातु। ये एक मिश्र धातु होती है, और इस मिश्र धातु से भी हम क्या करते हैं, कृत्रिम चुंबक बना देते हैं। जो आपने दैनिक जीवन में देखी होगी, एक जैसे डिवाइसेज में लाउड स्पीकर वगैरह में जो अपने लाउड स्पीकर होता है उसके पीछे एक चुंबक लगी हुई होती है ब्लैक कलर की, है ना। तो वो इस मटेरियल की बनी हुई होती है एल्यूमिनियम। जो प्राकृतिक चुंबक बनती है ना उसकी एक्चुअल में प्राबल्यता कम होती है। ये जो बन रही होती है ना इसकी स्मॉल एम वैल्यू ये कम बनती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्रेफरेंस कम देते हैं। और ये जो हम एल्यूमिनियम मिश्र धातु की बनाते हैं ये वाली मैग्नेट, इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्राबल्यता स्मॉल एम होती है इसकी वो ज़्यादा होती है। तो जनरली हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, प्राकृतिक चुंबक को हम प्रेफरेंस नहीं देते। ये तो एक्चुअल में क्या है, जो अपने नेचुरल टाइप से बन गई, जो पहले अयस्क रखा हुआ था उससे जो मैग्नेट बन गई उसकी होती है। एक्चुअल में ये जो एल्यूमिनियम वाली मैग्नेट होती है इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, और दूसरी चीज़ इसकी जो निग्राहिता वाली वैल्यू है कि जनरली इसको अगर हम पीटें या गर्म करें तो इसकी निग्राहिता वाली प्रॉपर्टी भी उच्च होती है। ये अपने चुंबकीय गुणों को जल्दी से नहीं छोड़ती। तो ऐसे अपन ये चुंबक काम में लेते हैं, और उनकी शेप तो जिस हिसाब से ये अपने को चाहिए होती है, जिस भी शेप में वो हम उनकी शेप बना लेते हैं। जनरली जैसे इस शेप में है तो इसको हम बोलते हैं क्षण चुंबक, बार मैग्नेट, है ना। जनरली अपन यही वाली काम में लेंगे। अगर आपने इस टाइप की मैग्नेट बना दी हो, ये एम ये एस, तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू, घुड़ना, है ना। घोड़े के जो पैर में वो लगाते हैं आयरन की, उस शेप में होती है। और ऐसे ही जैसे आपने ये शेप में बना दी तो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गई। एक ऐसी मैग्नेट बनाते हैं, इसमें इधर ये एम पोल हो जाता है, पीछे की तरफ एस पोल हो जाता है। तो इस टाइप की जो मैग्नेट होती है इसको बोलते हैं सर्कुलर मैग्नेट। तो ये जनरली हम इस टाइप के मैग्नेट्स यूज में लेते हैं। अब देखिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे आप मान लीजिए अपने पास दो चुंबकीय ध्रुव है ना। अब इनके बीच में जो बल होगा वो किस टाइप से लगता है, ये भी एक्चुअल में जिस टाइप से हम कूलॉम बल करते हैं वही सेम कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे चुंबक बल की जो फॉर्मूला जो डेरिवेशन दी है वो उन्होंने ही दी। तो हम बात करते हैं चुंबकीय ध्रुवों में, चुंबकीय ध्रुवों में कूलॉम बल। देखिए जैसे अपने को ये तो पता चल गया है कि अपने पास जो भी चुंबकीय ध्रुव होगा वो एकल ध्रुव में कभी भी अस्तित्व में नहीं होगा। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल एक ऐसा कोई मैग्नेट बना रहा हूँ। जैसे लेफ्ट से कि ये कोई मैग्नेट बनाता है, ये M ये S, इसकी अगर प्राबल्यता को हम पॉजिटिव M1 कंसीडर करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव M1। और ऐसा ही अपने पास एक दूसरा चुंबकीय ध्रुव है, ये दूसरा चुंबकीय ध्रुव है, ये M हो गया और ये S हो गया। अगर इसको हम प्लस M2 मानते हैं तो ये माइनस M2 टाइप का बिहेवियर था। देखिए एक जो चुंबक होती है ना, एक ही चुंबक, उसके दोनों ध्रुवों की प्राबल्यता हमेशा इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने उन दोनों की प्लस M1 कंसीडर की है, इन दोनों की
और दोनों ध्रुव अस्तित्व में है, इसलिए हमने ये दोनों डबल डबल बनाए हैं। अब हम कूलॉम बल का जो नियम देखना चाह रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि ये जो दोनों चुंबकीय ध्रुव हैं ये स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं। तो जैसे आवेशों में हम स्ट्रेंथ Q से नापते थे कि बल लगाने का जो सामर्थ्य है वो किससे नापा जाएगा, Q से। वैसे ही यहाँ पर जो बल लगाने का सामर्थ्य है वो याद कीजिए, उसी को हम प्राबल्यता बोलते हैं। तो कूलॉम बल के नियम अनुसार जो इन ध्रुवों के बीच में, देखिए बेटा ध्रुव के बीच में मतलब पूरी मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस चीज को समझना। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कितना बल लगेगा वो एक अलग कंडीशन है। मैग्नेट्स के बीच में बल लगने का मतलब हो गया चार ध्रुवों के बीच में बल लगना, है ना। मैं बात कर रहा हूँ केवल इन दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल। पहली चीज को अगर मान लीजिए मैं इस ध्रुव पर बल निकालना चाहूँ तो ये देखिए मैं अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इस ध्रुव ये ध्रुव इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये ध्रुव इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये F बल इस टाइप से लगते हैं। और अगर अपन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये दिशा में उल्टे होते हैं। तो इस बल की वैल्यू दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्यताओं के गुणनफल के बराबर है। सेम वही जो अपन आवेशों में लेते हैं। और दूसरा इनका स्टेटमेंट है कि इस बल का मान दूरी के वर्ग के समानुपाती आएगा। जब दोनों को आप मिला के एक जगह लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू बनती है K डैश m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और आई होप कि मैं लैंग्वेज जब आप खुद लिख लेंगे, है ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज बन रही है। कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल उनकी ध्रुव प्राबल्यताओं के गुणनफल के बराबर होगा, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू अपने को मिलने लगेगा। अब देखिए बात करें अपन इस K डैश, है ना। तो जैसे विद्युत ध्रुवों में जो K बनता था, विद्युत ध्रुवों में K की वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, है ना। वैसे ही ये जो K डैश नियतांक बनता है ये बनता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। वापस देखिए एक बात, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो म्यू नॉट नियतांक होता है इसको हम बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता, है ना। ये उसकी एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और वो होती है विद्युतशीलता, विद्युत की प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा इस चीज को समझना कि देखिए कहीं पर भी है ना जो फॉर्मूले अपन ने विद्युत वाले में देखे थे ना, सारे के सारे फॉर्मूले एक्चुअल में यहाँ पे एडिटिव बनते हैं। बस फर्क किसका, वहां जैसे आवेश का व्यवहार होता है, जैसे वहां पर जो बल की उत्पत्ति या विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का जो कारण है वो है कौन, एक्चुअल में आवेश है। वैसे ही यहाँ पर जो बलों की उत्पत्ति का कारण है वो कौन है, ये ध्रुव जिनकी प्राबल्यता m1 m2। जैसे उसमें निर्वात की विद्युतशीलता काम में आती है वैसे यहाँ पर निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता काम में आती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट डेटा है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। आप जरा सा गौर कीजिए इस चीज को, 4 पाई डेटा दोनों में सेम है ना। एप्सिलॉन नॉट अगर डिवीजन में आता है तो म्यू नॉट ऊपर आता है। जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के एक जैसे ही बनते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यू होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी आ जाएगा। वहां पर जो काम कैपिटल Q या स्मॉल q चार्ज का होता है वो यहाँ ध्रुव प्राबल्यता का हो जाएगा। और जो काम वहां पर एप्सिलॉन नॉट का है वहां पर मतलब निर्वात की अपन विद्युतशीलता देखते हैं, यहाँ पे निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता देखते हैं। बस एक सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो ये ध्यान रखना कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। बस जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से अगर एक्सप्लेन करूं, आपने एनर्जी देखी कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी डेंसिटी, है ना, एक कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा कितनी,
तो वो आपने पढ़ी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा घनत्व होता है। तो सेम फॉर्मूला अभी अपन इसमें मैग्नेट के लिए देखेंगे। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे यहाँ पे क्या बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट का काम यहाँ पर म्यू नॉट करता है, लेकिन ये लगता उल्टे है। मतलब से एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे अंश में है तो म्यू नॉट हर में लगेगा। ये सेम फॉर्मूला बना होगा, बस ये डिफरेंस है टाइम। ठीक, तो आप देखिए अपन जब यहाँ पे वैल्यू करेंगे इसकी, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो बल है वो बन जाएगा म्यू नॉट m1 m2 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। ये अपने को ओवरऑल वैल्यू मिलने लगे। और यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, इस म्यू नॉट की इकाई भी निकाल लेते हैं, है ना, ताकि जैसे कई बार अपन म्यू नॉट की डायमेंशन वगैरह पूछ ली जाए तो वो किस टाइप से अपन बना सकते हैं। देखिए ये हो गया न्यूटन F, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर इससे मल्टीप्लाई, और म्यू नॉट की भी मान मेरे को चाहिए, और ये बन रहा होगा एम्पियर इंटू मीटर के अंदर। एक प्राप्त है तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब अपन इस म्यू नॉट को सोल्व करेंगे तो जरा सा ये नोटिस करना, इस मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और ये एम्पियर स्क्वायर बच गया, तो ये बन गया न्यूटन डिवाइड बाई एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से इस म्यू नॉट की मान लिख जाए, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये दोनों एम्पियर इंटू मीटर इकाई में बन रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल में मीटर स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी और ये एम्पियर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी विमा जो निकलेगी वो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर से निकलेगी। पहली चीज ये है। नेक्स्ट देखना, दूसरी अगर मैं बात करूँ, जैसे अब विमा तो आप बना ही लेंगे, न्यूटन की होती है m1 l1 t माइनस। देखिए जैसे मेरे को इसकी विमा बनानी है तो न्यूटन की बन जाएगी m1 l1 t माइनस 2 और एम्पियर की बन गई 1। ये म्यू नॉट की विमा हो जाएगी। और इसका जो मान होता है म्यू नॉट के लिए वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और जो भी अपन ने यूनिट निकाली है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप जब ये डेटा यहाँ रखेंगे इस म्यू नॉट की जगह, तो ये देखिए ये वाला डेटा तो कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में k डैश का मान कितना हो गया, ये जो हम नियतांक ले रहे हैं इसकी वैल्यू 10⁻⁷ में रिमेनिंग रह जाएगी। म्यू नॉट हो गया 4 पाई -7, डिवीजन में 4 पाई वैल्यू हो रहेगी, 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में इन दोनों ध्रुवों के बीच में कूलॉम का नियम हो गया। और जैसे हम विद्युत बल को सदिश रूप में लिखते हैं वैसे ही अगर इसको भी सदिश रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए ये जो वेक्टर फॉर्म बनी हुई है इसका सदिश मैं r1 ले लेता हूँ, इसका सदिश r2 ले लेता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में f वेक्टर की जो वैल्यू बन रही होगी वो बन जाएगी k डैश m1 m2 डिवाइड बाई r। जैसे ये वाला अगर मेरे को सदिश देखना हो ये कितना हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, है ना, ये r1 सदिश वो r2 सदिश, ये वाला कितना, तो मैं इस वाले ग्रुप पर लगने वाला बल देख रहा हूँ पहले के दूसरे की कारण, तो ये वाली वैल्यू इसको मैं मान लेता हूँ r12 सदिश। तो r12 सदिश का नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मान, और दिशा किस तरफ है 12 कैप की तरफ। हमने 12 जो सदिश लिया हुआ है उसी के इकाई सदिश से गुणा कर दिया, तो f12 वेक्टर की वैल्यू क्या बन रही होगी k डैश m1 m2 डिवाइडेड बाई r12 स्क्वायर डॉट, ये वाला जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये r12 वेक्टर और r12 का मान बन जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू f12 वेक्टर ये प्रोपोर्शनल चलने लग गई r12 क्यूब की, यानी सदिश रूप में ये भी विक्रमवर्ग के नियम का पालन नहीं करता। तो कुल मिला के बात ये हो गई कूलॉम के जो दोनों बल है, वैद्युत बल भी और चुंबकीय बल भी, ये दोनों सदिश रूप में ही अदिश रूप में ही केवल विक्रमवर्ग के नियम का पालन करते हैं। जब हम इनको सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में ही एक्चुअल में विक्रमवर्ग के नियम का पालन नहीं करेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देखें, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और बन रहा होता है, हालांकि हम इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करेंगे नहीं, पर ये कंसेप्ट आप ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे ये जो हमने बल निकाला है ना, ये केवल दो ध्रुवों के बीच में ही निकाला है ना। एन और एफ जो दो ध्रुव थे, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, एक चुंबक के जो खुद के दोनों ध्रुव होते हैं, इनके बीच में तो एक्चुअल में जो अट्रैक्शन बल लगा हुआ है उसकी वजह से ये एक जगह पर जैम है ना। इनके बीच का फोर्स अपन नहीं निकाल रहे हैं, अपन ने जो फोर्स निकाला है वो किनके बीच का निकाला है, दो अलग अलग चुंबकों के बीच का। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो हमने बल निकाला है ये तो दो ध्रुवों के बीच का बल है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल, चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल, तो ये F जो समानुपाती आएगा वो 1/r² के आएगा ना, अदिश रूप में। जैसे ये तो अपन क्या कर रहे हैं, जब सदिश लिख रहे हैं तब r की वैल्यू बन रही होगी, केवल मान देखना है अपने को बल का, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आएगा। मान लीजिए अपने से ये पूछ लिया कि जो कंप्लीट मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट वो है, एक मैग्नेट ये है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी आप अपने को ये दे रखी है, जैसे ये मैग्नेट हो गई, ये एम और एस बन गया, ये एम और एस बन गया, और इनके बीच की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, और हो सकता है इनकी लंबाइयां L1 और L2 ये भी रही है। अब मैं इन दोनों ध्रुवों के बीच की बात नहीं कर रहा है ना, मैं ओवरऑल चुंबकों के बीच में लगने वाला, चुंबकों के मध्य लगने वाला कुल बल। अब देखना बेटा ये r² के प्रोपोर्शनल नहीं चलता है ना, दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल ये r² के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम ओवरऑल फोर्स निकालेंगे दोनों के बीच में, तो देखना फोर्स कैसे कैसे बन रहे होंगे, चुंबकों की बात हो रही है, एक इस केस के बीच में बना होगा, एक इस वाले और इस वाले ध्रुव के बीच में बना होगा, एक ऐसे इस वाले ध्रुव के बीच में और इस वाले ध्रुव के बीच में। तो चुंबकों के बीच में बल की बात की हुई है, मतलब टोटल 4 बल बन रहे होंगे, और इनका तो परिणामी हम निकालेंगे, वो एक्चुअल में r⁴ के समानुपाती है ना, ये ध्यान रखिएगा। अपने डेरिवेशन वगैरह इसकी होती नहीं है, ना अपने को इतनी कोई जरूरत पड़ेगी विशेष, या आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आपको जब चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल बोला हुआ है तो फोर्स की वैल्यू r² के समानुपाती आएगी, और जब आपसे ये बोला हुआ है कि चुंबकों के बीच में लगने वाला कुल बल ये दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो अब वैल्यू 1/r⁴ के समानुपाती, और जनरली इसमें मिस्टेक हो जाती है। अपने को ये तो पता होता है कि बल की वैल्यू r² के समानुपाती चलेगी 1/r² के, लेकिन ये ध्यान रखना चुंबकों के बीच में नहीं, वो ध्रुवों के बीच की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि एक सेकंड जनरल डिफरेंस लेते हैं, यदि दो ध्रुवों के बीच में, ध्रुवों के मध्य की दूरी हमने दुगनी कर दी, तो आपने डिस्टेंस इनके बीच की डबल की है, दोनों के बीच की, तो इनके बीच में लगने वाला बल F कितना, कितने गुना हो जाएगा। तो अपने को ये पता है ना F की वैल्यू प्रोपोर्शनल चलती है 1/r² के। जब हम इस डिस्टेंस को r को डबल करेंगे तो F की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ जाएगी 1/4r², या इसको अपन कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय r² के इक्वल लेते हैं, ये हो जाएगा कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय 4r²। तो वैल्यू कितनी हो गई, पहले वाले बल का 1/4। अब सेम यही सिचुएशन दे रखी है, और अपने से क्वेश्चन ऐसे बोला हुआ है कि दो चुंबकों के बीच में, चुंबकों के मध्य की दूरी ये अपने को दे रखी है r, और इसको अगर दुगुना कर दिया तो चुंबकों के मध्य का बल,
अब देखिए अपने से ओवरऑल मैग्नेट के बीच का फोर्स पूछा हुआ है, तो अब फोर्स की वैल्यू 1/r⁴ के एंटी प्रोपोर्शनल चलेगी। तो जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो यहाँ पे 2r⁴ बन जाएगी, तो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/60। दोनों आंसर्स में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ये ध्यान रखें कि आपसे फोर्स किनके बीच का पूछा हुआ है।